नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आपको पता है इसमें हम पॉलिटी के 1 लाख क्वेश्चनों की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि पॉलिटी के सबसे हॉट टॉपिक को हम डिस्कशन कर रहे हैं और वो है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट भी आपने देखे होंगे कई प्रकार के होते हैं। पहला आपने समानता का देखा, फिर स्वतंत्रता का देखा, फिर धर्म का देखा, फिर न्याय का देखा। इस तरीके से कई पार्टों में बटा होता है। हमने इससे पहले वीडियो में समानता यानी कि समता का जो मूल अधिकार था उसको देख लिया था, यानी कि आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच टोटल 5 आर्टिकल को हमने देख लिए थे, जिसमें हमने देखा था कि सभी को कानून में समान कानून के समझ समान न्याय की सहायता मिलेगी, समानता का है। फिर हमने नौकरी का देखा, फिर हमने देखा कि कैसे कहीं पास इनजस्टिस हो रहा हो तो वहाँ जस्टिस कैसे किया जाए, ये सब हमने देख लिया था अलग अलग। फिर उसके बाद हमने देखा था कि आप अस्पृश्यता यानी कि जो किसी को छुआछूत से संबंधित जो भी आर्टिकल था, आर्टिकल 17, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, उसको भी हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था उपाधियों के बारे में कि सेना और शिक्षा से संबंधित जितनी भी उपाधियां थी वो आपको मिली थी, इसके सिवा और भी उसमें सब आर्टिकल थे कौन कौन से नहीं मिल सकती हैं। सेना और विद्या से संबंधित जो कि आर्टिकल 18A में लिखा है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम, यानी कि आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और 22, ये स्वतंत्रता का बात है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। कमेंट में जो खास करिए उसमें तो ये देखिए कि क्या आपको ऐसा नया क्वेश्चन मिला है इसमें, क्योंकि उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपको पता है उसके आंसर है। तो आप देखिए ना उसमें से क्या नया है जो अब तक मैं परीक्षा में पढ़ रहा था और मुझसे वो मिस आउट हो रहा था। भले ही वो बहुत डीप हो किसी चीज को लेके या किसी चीज को लेके ऊपरी हो, लेकिन आपको चीज ना पता हो तो उसके बारे में कमेंट करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले आप स्वतंत्रता का तात्पर्य समझिए क्या होता है। स्वतंत्रता केवल ये नहीं होती है कि हम कहीं खड़े हो गए कुछ बोल दिए। स्वतंत्रता ये भी नहीं होती है कि हम किसी कुछ सुन लिए, मेरा मन कर रहा था मैं स्वतंत्र हूं सुनने के लिए, नहीं। स्वतंत्रता का तात्पर्य ये भी नहीं होता है कि जो मन चाहा वो कर लिया, कहीं गए कहीं कुछ खा लिया, नहीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को बहुत ही बखूबी तरीके से जानते थे कि जो सतही इंसान होगा वो स्वतंत्रता का तात्पर्य सिर्फ ये लेगा कि मेरा जो मन आ रहा है मैं वो कर लूं। लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने इस बात को जाना कि स्वतंत्रता का तात्पर्य केवल बाह्य अभिव्यक्ति नहीं होता है, आंतरिक स्वतंत्रता भी होती है। यानी कि आपकी इच्छा, आपका मन, यानी कि आप केवल बाहरी दुनिया से स्वतंत्र मत होइए, आप अपनी मन की इच्छाओं से भी स्वतंत्र होइए। यानी कि आप अपने मन में सोच रहे हैं यार यार ये काम नहीं करना चाहिए, मजबूरी में फिर बाहर आके वो काम कर रहे हैं, नहीं। जो हमारे संविधान निर्माता थे वो इस बात को समझ रहे थे कि संपूर्ण व्यक्तित्व का जो एक उत्कृष्ट वाक्य अभिव्यक्ति होती है, मुखर होता है, वह केवल और केवल स्वतंत्रता के दोनों आयाम से आता है। पहला आयाम जो होता है वह होता है कि आप स्वतंत्र हो देश दुनिया से। दूसरा, आप स्वतंत्र हो स्वयं से, स्वयं की सोचने की क्षमता हो, स्वयं में डिसीजन लेने की क्षमता हो, वो है स्वतंत्रता। तो इन दोनों आयाम को मिक्स करके हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता का जो आर्टिकल यानी कि जो मूल अधिकार हमारे संविधान में लिखा वह सब कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला आर्टिकल जो स्वतंत्रता का आता है वो आर्टिकल आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में लिखा क्या है पहले ये समझिए आप। वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, पहला लिखा हुआ है। इसी में भी काफी सब आर्टिकल हैं, सब आर्टिकल को भी आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कि आप कोई अपराध हुआ आपसे या तो आपसे अपराध ना हुआ, जबरदस्ती आपको पकड़ लिया तो उस संबंध में आप अपने आप को दोष सिद्ध कर सकें।
फिर आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये बहुत ही वृहद पैमाने पर एक बहुत ही बड़ा, जो ये आप देख रहे हैं 6 अक्षरों में लिखा है ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये 6 अक्षरों में लिखा है ना, वो आप 6 ब्रह्मांड भी घूम लेंगे तो इसकी व्याख्या करना मुश्किल है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। देखिए अक्सर देखेंगे आप, जब भी हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसका कार्य है संविधान की व्याख्या करना, वो मानव अधिकार में कभी कहीं फंसता है ना, तो वो इसका सहारा लेता है कि ये जो मानव अधिकार है स्वतंत्रता का, इसमें कहाँ रखना चाहिए, तो उठा के इसमें रख देता है आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में आपने देखा होगा, केस पुट्टास्वामी केस में देखा होगा आपने, बहुत बड़ा डिसीजन आया था। मतलब वो ऐसा बेंचमार्क डिसीजन था मेरे ख्याल से, जो राज्य को हर वो काम करने से मना कर सकता है, हर वो नीति बनाने से मना कर सकता है जिससे किसी व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता के साथ साथ बाह्य स्वतंत्रता पे भी बाधा उत्पन्न हो। तो इसी को देखिए, बहुत ही अच्छा वाक्य लिखा हुआ है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दोनों शब्द समझिए। प्राण यानी कि प्राण केवल ये नहीं होते हैं कि मानो आप फिजिकली रूप से खड़ा हुआ है उसके प्राण है, नहीं, प्राण मतलब कि आंतरिक शक्ति, आंतरिक आवाज से स्वतंत्र हो। फिर दैहिक स्वतंत्रता यानी कि उसका जो मानव का स्ट्रक्चर है, उसे कहीं आने जाने, जो उसका भौतिक रूप है, उसकी स्वतंत्रता का संरक्षण। मतलब दोनों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब प्राण मतलब आत्मा के साथ साथ दैहिक स्वतंत्रता हमारे शरीर, प्राण और शरीर दोनों का संरक्षण। अब वो किसी भी पैमाने पे आप देख सकते हैं, इतना जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसीलिए न्यायालय हमेशा इस पे लाके राज्य को रोक देता है, देखिए आप ये नीति बना रहे हैं, लेकिन इस नीति के कारण मनुष्य के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, और यहीं से ये नीति निरस्त कर दी जाती है। ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। मुझे तो अगर देखा जाए मूल अधिकारों में, सबसे अच्छे अधिकारों में से अगर देखा जाए टॉप 3 में देखा जाए, तो 1 नंबर पे ये मेरा, 2 नंबर 3 नंबर समझिए कि ये मेरा फेवरेट आता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। यही इसमें इसी आर्टिकल, इसी जो अनुच्छेद में देखेंगे ना, आपको सब कुछ मिल जाता है। अब इसके आगे चलते हैं, आर्टिकल 21A। जब भी देखिए, जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हो और उसमें देखिए कि आर्टिकल लिखा हो, उसका सब आर्टिकल लिख, जैसे यहाँ 21A में क्या लिखा था, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन आर्टिकल 21A लिख गया है, तो इसका मतलब ये मूल संविधान, जिस वक्त हमारे संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे, वो इस बात को नहीं लिखे थे। बाद में जरूरत पड़ने पर हमारे जो नीति निर्माता हैं, जो संसद में बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ जो हमारे कानून की व्याख्या करने की शक्ति जो न्यायालय के पास है, उन दोनों के विचार विमर्श के बाद इस तरह का संशोधन लाया गया। तो उसे कैसे जोड़ा जाएगा, उसे आर्टिकल के साथ सब आर्टिकल में जोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए जब भी आपको सब आर्टिकल दिखे तो आप समझ जाइएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या तो कोई विधि के द्वारा परिवर्तन किया गया है। तो आर्टिकल 21A में क्या लिखा हुआ, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आप देखेंगे, पहले ये इसमें था, ये फंडामेंटल ड्यूटी में था, लेकिन इसको बदल कर इसमें लाया गया, ये फंडामेंटल राइट में यानी कि मूल अधिकार में लाया गया। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर आ रहा है आपका अनुच्छेद 22। इसमें लिखा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो रही है कि आपको जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, परेशान किया जाता, तो उसके प्रति उस कंडीशन में आप अपने आप को कैसे स्वतंत्र रख सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। अब चलिए देखते हैं इसके आगे क्या बताया गया है। अब जो प्रश्न आएंगे वो इन्हीं आर्टिकल से आएंगे, कैसे कैसे आएंगे इसमें हम देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न अब तक बने हैं इन सारे पोर्शन से। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का
प्रावधान किया गया है। तो 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। ये बात को ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल 19 है उसमें 7 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 19 क्या है आपने देखा तभी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त किन स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों के हितों में प्रतिबंध लगाया गया है। वो है किसके बारे में, वह संचरण तथा निवास की स्वतंत्रता पर। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख संविधान में किया गया है, वो किया गया 6। पहले हमने पढ़ा था 7। तो ये स्वतंत्रता के समय था, तो उसमें एक आर्टिकल था जिसमें बोला गया था धन संपत्ति से संबंधित अर्जन करने की स्वतंत्रता की गई थी, लेकिन उसको बाद में बदला गया। तो वो मूल अधिकार से, जो हमारे संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार से हटकर वो कानूनी यानी लीगल राइट बन गया। और लीगल राइट जो डाला गया वो आर्टिकल 300A में डाला गया। तो पहले 7 थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसको कितनी कर दी गई, 6। तो वर्तमान में आप देखेंगे आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अब संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 19(1) का में बोला गया है कि आप भाषण दे सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र कर सकते हैं, लेकिन साथ ये भी ध्यान रखना है इस पे युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। युक्त प्रतिबंध का तात्पर्य क्या होता है कि अगर आप कोई ऐसा भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे समाज में अंतर्द्वेष उत्पन्न हो रहा हो, या कोई ऐसा भाषण दे जिसमें तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही हो, ऐसा भाषण दे रहे हो जिससे हिंसा हो सकती है, किसी प्रकार की मारकाट हो सकती है, तो राज्य आपके खिलाफ इस तरह की स्वतंत्रता को बाधित करेगा और साथ ही साथ आपकी स्वतंत्रता को यहाँ खत्म करेगा। कि आप भाषण दे सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति बता सकते हैं, लेकिन आपकी भाषा या आपके भाषण या अभिव्यक्ति में किसी ऐसी प्रकार की युक्ति ना हो, ऐसे प्रकार के वाक्य ना हो, ऐसी प्रकार की पंक्तियां ना हो जिससे समाज में जो अराजकता उत्पन्न हो जाए। इस बात को कंट्रोल करने के लिए इस पे युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? तो आर्टिकल 19(1) का में है। अब इसके आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस में क्या होता है? प्रेस में लोग अपने आर्टिकल लिखते हैं, छपवाते हैं, समाचार माध्यम से अपनी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करते हैं कि अरे मेरा इस सिचुएशन पे ऐसे ऐसे सोचना है अपनी। और कहीं पर नेता लोग को आप देखते हो भाषण देते हैं, हाँ, और फिर देखते होंगे उसी को पत्रकार अपने ढंग से लिखता है। तो वो जो प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि लिखने की स्वतंत्रता है, किसी चीज का विज्ञापन बनाने की स्वतंत्रता, वो किसमें है? आर्टिकल 19(1) का में ही है। अब है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान में इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो वह किया गया आर्टिकल 19(1) का में किया गया है कि आप अपने निजी भवन में चाहे तो झंडा फहरा सकते हैं, चाहे तो झंडा नहीं फहराइए, वो आपका अपना स्वविवेक पर निर्भर करता है। अब है संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है? वह किया गया है आर्टिकल 19(1) का, यानी शांतिपूर्ण तरीके से आप कोई सम्मेलन, इसे देखिए ना, जब भी कहीं हम लोग विरोध प्रदर्शन करना हो या कोई सम्मेलन करना हो, तो पहले से हम राज्य के किसी व्यक्ति यानी सरकारी महकमे में जो वह उसका मजूमदार उत्पन्न होता है, उपस्थित होता है, उसको हम एक फरमान भेजते हैं कि सर देखिए, आला ऐसा देखिए कि इसमें मैं इस दिन ये मार्च निकालना चाहता हूँ,
मैं इस दिन यहाँ विरोध प्रदर्शन करना चाहता हूँ। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। जैसे आपने अभी हाल ही में देखा था कि लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने आर ओ को जब पेपर में चीटिंग हुई थी उसको लेकर बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन हुआ। तो वो कैसे हुआ? वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ। ऑर्गेनाइज पहले छात्रों ने जिला अधिकारी या अन्य अधिकारियों के पास एक चिट्ठी भेजी, जो वो डिजिटली हो या जो आप सब प्रत्यक्ष उत्पन्न होके वहां दे। तो वो चिट्ठी गई, वहां से हमको अनुमति मिली, उस एक दिन की अनुमति मिली, 2 दिन की अनुमति मिली, 3 दिन की अनुमति मिली कि हम इस दिन ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं। उसके उपरांत ही हो पाया। अगर आप सडनली ही कहीं पास ऐसे धरना प्रदर्शन करने लगेंगे तो वह क्या होगा? वह एक वहां की शांति व्यवस्था को बाधित करेगा। अगर आप सडनली ही कहीं पर जाकर रोड पे खूब सारे लोग जाकर धरना प्रदर्शन करने लगेंगे तो क्या होगा? वाता वातावरण के साथ साथ देखेंगे आप आवागमन में भी बहुत ज्यादा उथल होगी। लोगों की जीवन में अस्तव्यस्तता होगी। पता नहीं कोई बीमार है, एम्बुलेंस से जा रहा हो और आपने बीच रास्ते में रोक लिया हो, तो ऐसे में क्या होता है ना, इससे अराजकता उत्पन्न होती है। तो इसके लिए ये हमारा जो संविधान है वो इस तरह के जो कार्यक्रम है जो बिना किसी पूर्व सूचना के आयोजित कर दिए जाते हैं उसके लिए मना करता है। उसके लिए बोलता है राज्य को कि आप इसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले से चिट्ठी पहुंची है, पहले से आपने डेट ले रखी है, तो आप इसको शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार से किसी हथियार का या किसी भीड़ में कोई ऐसे भाषण का जिससे वहां पास अराजकता उत्पन्न हो सकती है, अगर आपने ऐसी कोई कार्रवाई की तो जो राज्य है वो तत्काल प्रभाव से आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो यही यहाँ बताना चाह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार है? वो आर्टिकल 19(1) ख में है। अब आगे देखते हैं। संविधान में विधि के समक्ष समता यानी कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, दो शब्द हैं, आपने देखे होंगे। आर्टिकल 14 में लिखा है, पहला वाला लिखा है संविधान में विधि के समक्ष समता का विचार किस देश से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार देखेंगे वो ब्रिटेन से लिया गया। और विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया ये आप कमेंट करिए, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब है सूचना का अधिकार, संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? यानी कि हमें किसी प्रकार की सूचना चाहिए, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था। बहुत मुझे लगता है डेमोक्रेसी को मजबूत करने में, भारतीय संविधान में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो सत्ताधारी पार्टी ने, कोई भी पार्टी हो, सबसे अच्छा काम किया तो वो ये अधिकार दे के किया था। मतलब ये जो उन्होंने एक कानून लाए थे, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जिसे कहा जाता 2005 में, इसको जब लाया था तो पूरे विश्व में भारत की वाहवाह हो रही थी कि भाई यार अपने नागरिकों को कितना ख्याल रख रहे हैं। ये सूचना का अधिकार दे, सोचिए सूचना का अधिकार मिलते मान पूरे देश में क्रांति की लहर आ गई। हर एक रिपोर्टर, हर एक व्यक्ति राज्य से क्वेश्चन पूछ रहा है और राज्य उसको जवाब दे रहा है, प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ 30 दिन के भीतर दे रहा है कि कोई चीज हुआ तो कैसे हुआ। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, मैं किसी पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर 3D पोस्टर लगाए जा रहे थे, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के 3D पोस्टर लगाए जा रहे थे। तो किसी रिपोर्टर का दिमाग सनका, उसने कहा यार इतने ज्यादा 3D पोस्टर लगाए, जैसे खर्चा क्या आ रहा होगा। फिर उसने आरटीआई की, और आरटीआई करने के बाद इससे पता चला कि 6 लाख रुपए की 3 लाख रुपए पर स्टेशन के एक लोकेशन के हिसाब से खर्च किए जा रहे हैं। मतलब आप समझ रहे कितना ज्यादा, मतलब कि अननेसेसरी खर्च हो रहा है। सिर्फ 3D पोस्टर वो लगा हुआ है, आप प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को 3D पोस्टर, प्रधानमंत्री जी नहीं खड़े हैं, इतना ज्यादा खर्च हो रहा था। तो ये बात जैसे ही जनता के समक्ष प्रस्तुत हुई, हाहाकार मच गया, यार ये क्या हो रहा है यार, इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है, मतलब बेफजूल का कहते हैं एडवर्टीजमेंट क्यों हो रहा है। ये सरकार काम कर रही है, एडवर्टीजमेंट कर रही है। और सच में ये मुझे ऐसा, आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे
तो रिपोर्ट यही चिक चिक के बोल रही है कि सरकार कोई काम करने से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी उसके तहत उसका 65%, अगर उसके लिए 100 रुपये एलोकेट किए गए थे बजट में, तो मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था उसका 45 65 कोई मतलब ये पोर्शन बना सिर्फ उसका एडवर्टीजमेंट में खर्च जाता है। जो उसका पैसा 100 रुपये एलोकेट हुए उसमें से मान लीजिए 65 रुपये तो सिर्फ उसका एडवर्टीजमेंट में खर्च हो रहा है। तो आप सच में धरातल पे क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था जब ये रिपोर्ट आई थी कि जो इस तरह के जो कार्यक्रम चल रहे हैं बेटी बचाओ वाले, उसके उसमें जो भी फंड सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, सरकार उसका इस्तेमाल सिर्फ एडवर्टीजमेंट में कर रही है और धरातल पर उसका कोई भी उपयोग जो है जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। तो लोगों के दिमाग में ये आया है क्या चल रहा है, उसके खिलाफ भी लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया साइट पर और अब संसद में बहस हुई। तो ये सब लोगों को पता कैसे चल रहा है, ये पता चल रहा है आप देखेंगे वो कैसे, सूचना के अधिकार से। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया हुआ था, उससे ये सब चीजें हमें पता चलने लगी है। तो ये जो सूचना का अधिकार था ना, ये मानव के सर्वांगीण विकास के लिए एक बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन था भारतीय लोकतंत्र में। लेकिन अभी हाल ही में 1 साल पहले इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव मेजर नहीं है लेकिन बदलाव है। अब उस बदलाव को आप पढ़िएगा, उस बदलाव के बारे में आप विजन जो यूपीएससी कोचिंग है उसकी हिंदी मासिक पत्रिका आती है करंट अफेयर की, वह उसके वेबसाइट पर फ्री में उपलब्ध होती है, हर महीने आती है। उसमें पिछले साल का आप ढूंढिएगा, उसमें मिलेगा आपको सूचना के अधिकार में संशोधन किया गया है। और जब आप उसका ऊपरी आवरण पढ़ेंगे, अरे किसी की जो चेयरमैन होते हैं उनकी अवधि बढ़ाई गई घटाई गई, तो आपको लगेगा यार नॉर्मल है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर जब आप उसमें डीप स्टडी, उसी में पूरे चैप्टर को डीप स्टडी करने लगेंगे, तब आपको पता चलेगा इससे क्या 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 बदलाव आ सकते हैं भारतीय लोकतंत्र में। कहीं ना कहीं मानव की स्वतंत्रता को ये सिकोड़ने की कोशिश की गई है, और कहीं कहीं आपको लगेगा नहीं ये सही भी है। देखिए हर एक, ऐसा तो नहीं है कोई सरकार कोई डिसीजन लेती है तो गलत के लिए लेती है, लेकिन हाँ उसकी मंशा कैसे होती है यह वक्त पे डिपेंड करता है। हो सकता है जो अभी संशोधन किया गया उसकी मंशा अच्छी हो और वक्त पे वो और अच्छा काम कर सके, लेकिन कुछ चीजें भविष्य के गर्भ में है तो उनको वहीं रहने देनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) में कितनी अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है? तो 4 प्रकार की अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है। कैसी? वृत्तिका, उपजीविका, व्यापार और कारोबार। एक बात बताओ, ये इसका सब टाइटल होता है जो हम लोग ने पढ़ा था कि आप अपनी अभिव्यक्ति कैसे बता सकते हो। आप कार्टून बना सकते हो, आप वाक्यों में निबंधों के माध्यम से बता सकते हो, कोई लेख लिख सकते हो, व्यापार कारोबार में पोस्टर बना सकते हो, ये इसके बारे में था। लेकिन अगर ये ऑप्शन आता ना तो सच में मुझे भी लगता कि ये गलत है। इसमें वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार के बारे में लिखा है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला हो जाता। अब है देखेंगे कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? वह किया गया अनुच्छेद 20 में किया गया है। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अनुरूप सजा का प्रावधान किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह देखेंगे अनुच्छेद 20(1) में है कि अपराध के समय जो कानून है उसी के अनुरूप सजा का प्रावधान किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 20 में। मान लीजिए आपने भी कोई अपराध किया, आपने चोरी की और आपको 6 महीने की जेल हुई, लेकिन आप सपोज करिए आज डेट कितनी है, आज दिवाली है, आज डेट है 31, 31 तारीख को आपने चोरी की और 31 तारीख में जो कानून है वो बोल रहा है कि 31 तारीख तक जो चोरी करेगा उसको 6 महीने की जेल है। लेकिन फिर वही हो जाता है 1 नवंबर यानी कि जस्ट नेक्स्ट डे एक संविधान संशोधन होता है, एक अधिनियम आता है कि नहीं आज से जो चोरी करेगा उसको हम 1 साल की सजा देंगे। अब ये जो आपने 31 तारीख की चोरी हुई की, इसको सिद्ध करते करते 10-15 दिन कभी कभी सालों बीत जाते हैं। मान लीजिए 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए। अब क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए ना कि आपको सजा होनी चाहिए। अगर 1 साल बाद सजा हो रही तो आपको 1 साल की होनी चाहिए, लेकिन नहीं,
ऐसा नहीं है। अब सजा जो होगी आपको वो होगी 31 तारीख तक जो देश में कानून लागू था उसके हिसाब से, यानी 6 महीने की सजा होगी। आपको आगे बढ़ाकर सजा नहीं दी जाएगी। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि जो अपराध करने के समय जो कानून है उसी की अनुरूप सजा का प्रावधान किया गया। किसमें उल्लेख है? वह उल्लेख है आर्टिकल 20A में उल्लेख है। इस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। वो बोला गया है, मतलब कि आपने एक अपराध किया, उसकी सजा एक बार मिलेगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको मान लो आपने किसी को आपने चोरी किया, समझ लीजिए 6 महीने की सजा मिली। अब 6 महीने के बाद, अब जैसे 6 महीने पूरा होने वाला, आपको कोई सरकारी महकमे में या न्यायालय को लेकर, नहीं ये सही नहीं है गुरु, तुमने चोरी की थी, मेरी चोरी की थी, बताओ जज के घर में चोरी कर ली थी, मैं तुम्हें 6 महीने की और सजा देता हूँ उसी एक गलती के लिए। तो ऐसा नहीं है, नहीं कर सकता कोर्ट, कोर्ट भी नहीं कर सकता ऐसा। हम्म इसीलिए बोला जा रहा है कि एक बार, जो एक बार अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगा। पर चला आपने एक बार अपराध किया, आपको 10 बार सजा दे रहा है वो, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होता है। एक बार के लिए एक बार ही अपराध को सजा मिलती है। इसमें लिखा है आर्टिकल 20 के सब आर्टिकल 2 में लिखा है। अब उसके आगे देखते हैं। संविधान के किस भाग में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कि कोई भी चोर हो या कोई भी व्यक्ति हो, पुलिस उससे डंडे मार मार के से कहे तुम कबूलो तुमने चोरी की है, आप वहां डंडा खा रहे हैं, आपने हाथ पैर जोड़ा, कहा माई बाप हाँ हमने गलती की है, लाइए लिख के दे दे, लिख के दे दिया। फिर आपको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। जज साहब पूछेंगे थानेदार साहब बताइए कौन गवाहदार है, किसने चोरी की है? थानेदार साहब कहेंगे हुजूर यही गवाह दे रहा है, यही गवाही दायर अपना बन रहा है कि इसने चोरी, इसने खुद बताया है। तब जज कहेगा अरे मूर्ख, तुमने भारतीय संविधान के मूल अधिकार के आर्टिकल 20 इस सब आर्टिकल 3 में पढ़ा नहीं है क्या कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के प्रति गवाही नहीं दे सकता, इसकी गवाही मान्य ही नहीं होगी। उसी वक्त चोर बोल दे माई बाप इन्होंने हमसे मार मार के लिखवाया है, तब तो दरोगा की नौकरी गई भाई। तो इसीलिए जब पुलिस वाले आपका कॉलर पकड़े, एक घंटा मारे, आप तुरंत कबूल लीजिए हाँ साहब हमने किया है, हमको जज के पास ले जाइए। जज के पास जैसे पुलिस कहते साहब ये हमको मारे तो हम क्या करते हैं? अब आर्टिकल 21 के सब आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति होगा स्वयं के प्रति क्या हो के विरुद्ध कोई गवाही नहीं दे सकता, बाध्य नहीं है जब तक स्वयं से कबूल ले। हाँ, तो आप इससे बच सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे लिखते हैं यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जाएंगे, परंतु आर्टिकल 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। देखिए हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की घोषणा की गई है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात है, फिर आप देखेंगे, फिर आप आर्टिकल 365 में आपात है, फिर उसके बाद आपको राष्ट्रीय शासन है, उसके बाद देखेंगे 360 में, आर्टिकल 360 में आता है वित्तीय आपात। तो ये तीनों आपात, उसमें से एक आपात ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 307 यानी वित्तीय आपात अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ, एक बार भी ट्राई नहीं किया गया, बाकी सब तो हो चुके हैं। अगर राष्ट्रीय आपात यानी इमरजेंसी की सिचुएशन है तब भी आपके सारे मूल अधिकार को वहीं रोक दिया जाएगा, जैसे कि आपको भाषण देने की स्वतंत्रता पर रोक लगा दिया जाएगा, आपको कहीं आने जाने की स्वतंत्रता पर रोक लगा दिया जाएगा, उपाधि पर रोक लगा दिया जाएगा, कहीं कोई सरकारी नियोजन में किसी विशेष व्यक्ति को बुलाना हो तो उसमें जो आरक्षण है उस पर रोक लगा, सब कुछ रोका जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 20 यानी कि आर्टिकल 20 में आप देख रहे हैं कि इंसान की गवाही दायर, और साथ ही आर्टिकल 21 यानी प्राण एवं देह स्वतंत्रता को नहीं रोका जा सकता है। अरे भाई आप आर्टिकल 20 अगर भी आर्टिकल 20 भी आप
इमरजेंसी के दौरान निरस्त कर देंगे तो क्या होगा? तो यही होगा ना कि पुलिस वाले किसी को भी धर ले जाएंगे, जो कि गलत है। फिर आर्टिकल 21 में प्राण देह स्वतंत्रता कहाँ जाएगी? आप तो कोई इंसान बोल ही नहीं पाएगा, दूसरी बात नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों जो अधिकार हैं वो व्यक्ति के जीवन को विकसित करने के लिए हैं, व्यक्ति के जीवन को संवारने के लिए, ना कि उसे बेकार करने के लिए। तो इसीलिए जब इमरजेंसी लागू होगी तो ये दोनों आर्टिकल को भी टच नहीं होता, यानी कि ये दोनों आर्टिकल सेफ रहेंगे। बाकी सारे मूल अधिकार खत्म किए जा सकते हैं, बस आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। याद रखिएगा, इमरजेंसी के दौरान ऐसा आर्टिकल 20 और 21 में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अब है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार, भारतीय संविधान में मूल अधिकार, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के निलंबन का उपबंध का कहाँ मिलता है? यानी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार का निलंबन होगा जैसे इमरजेंसी के दौरान, तो कहाँ मिलेगा? इस आर्टिकल में लिखा, आर्टिकल 358 और 359 में लिखा गया है कि कोई ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो रही है जिससे राष्ट्र में राष्ट्रीय आपात या राज्य में किसी प्रकार का विद्रोह हो सकता है, तो वो किस में लिखा गया है और उस दौरान मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, वो लिखा है आर्टिकल 358 और 359 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 358 किस मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है? तो वो कौन सा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला जो था, इसके सब टाइटल 6 थे, उसके लिए बोल रहा है कि अनुच्छेद 19 को मूल अधिकार के श्रेणी में निलंबित किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान। ये किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 358 में लिखा है। 359, अनुच्छेद 359 किस मूल अधिकार के निलंबन की बात करता है? वह करता है 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के निलंबन की बात करता है। यानी आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके सभी मूल अधिकारों का निलंबन किया जा रहा है। 21 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 359 में लिखा गया है। वहीं 358 में क्या लिखा गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 19 के बारे में उल्लेख है कि आर्टिकल 19 को भी निलंबित किया जा सकता है। अब राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं हो सकता है? वो आर्टिकल 20 और 21 मैंने आपको बताया था। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है? वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, यानी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन कौन सी? बहुत सिंपल सा है और बहुत अच्छे। देखिए, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बता रखा है कि व्यक्ति जब किसी राज्य की सीमा में आता है तो वह 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला वर्गीकरण जो किया जाता है वो किया जाता है कि वो व्यक्ति है, और दूसरा किया जाता है नागरिक है। अब चूंकि कोई राज्य की सीमा में आप आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ अधिकार होंगे, मूल अधिकार होंगे। तो उन मूल अधिकारों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होगा कि उस देश का जो नागरिक होगा उसके लिए थोड़ा सा मूल अधिकारों में अलग बात होगी, और उस देश में जो आया हुआ घूमने वाला व्यक्ति, टूरिज्म वाला व्यक्ति है, कोई व्यापारी है जो बाहरी देश के नागरिक हैं, उसके लिए अलग प्रावधान होगा। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 20, 19, 29, 30 ऐसे याद रखिएगा बस। ये अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त, यानी आर्टिकल 15 जो है वह व्यक्ति यानी कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं, उसे नहीं प्राप्त है। फिर देखेंगे आर्टिकल 16, वो भी आपको केवल नागरिक को प्राप्त अधिकार है। किसको प्राप्त अधिकार है? केवल नागरिक को प्राप्त अधिकार है। फिर आर्टिकल 19, वो भी नागरिक को है। ये नहीं है कि बाहर से कोई व्यक्ति आया हमारे देश में कुछ भी ऐसे भाषण देने लगे कि अरे ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, केवल नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 29 आता है, इसमें अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार के बारे में। और आर्टिकल 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों को अधिकार। बस इतना ध्यान रखिए, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है। बाकी जो है अधिकार वो नागरिकों के साथ साथ व्यक्तियों को भी प्राप्त है। ये बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा।
अब है भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अधिकार ऐसे हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो आप देखेंगे 14, 17, 18, 20 और 24 है। कहना ये जा रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से ऐसे अधिकार हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 18, आर्टिकल 20, आर्टिकल 24 है। कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जिन्हें प्रवर्तनी बनाने के लिए कोई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है। वह है आर्टिकल 14, 19 और 21 है। अब है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। वह किया गया आर्टिकल 21 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद
हेलो, अब आवाज आ रही ना? आवाज चली गई हो, कहाँ से गई है? नहीं गई है, थोड़ा पीछे से हम लोग रिपीट करके पढ़ेंगे, परेशान नहीं होंगे इसमें। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में, यानी कि आप किसी भी लिंग के आधार पर किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं जिससे उसके मानवाधिकार अतिक्रमण हो। तो यह किस वाद में आया था? यह आया था विशाखा बनाम राजस्थान वाद में आया था। फिर उसके बाद है किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? यानी कि वही आर्टिकल 21A वो दिया गया, आप देखेंगे 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। अब 86वां संविधान संशोधन हुआ कब, नहीं लागू कब हुआ? वो हुआ सन 2002 में लागू हुआ। अब है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया? वो था मोहिनी जैन मामले में किया गया। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया? यानी कि पहले ये क्या था? पहले ये जो था शिक्षा का अधिकार, ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता था। फिर वहां से एक वाद, मतलब एक केस किसने किया, उसका नाम मोहिनी जैन मामले में आता है। उन्होंने केस किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिसीजन दिया कि जो शिक्षा का अधिकार है, वह शिक्षा का अधिकार आप देखेंगे वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और इसीलिए इसको आर्टिकल 21A में रखा गया। ये जो वाद है मोहिनी जैन मामला, बहुत इंपॉर्टेंट वाद है, इसको आप लोग टिक करके रख लीजिए। मुझे लगता है ये प्रश्न शायद इस बार बने ये, क्योंकि कहीं पास भी अक्सर आप पढ़ेंगे कि ये किस वाद के अंतर्गत आया, तो कोई नहीं बताएगा और ना ही कोई पूछता है। बस ये हो जाता है 86वां संविधान संशोधन था, सन 2002 में लागू हुआ, और उसमें क्या किया गया कि जो फंडामेंटल ड्यूटी में कहते शिक्षा का अधिकार था उसे चेंज करके वह ला दिया गया फंडामेंटल राइट में 21A में ला दिया गया। लेकिन किस प्रक्रिया के द्वारा लाया गया, मतलब किसने इसके लिए जोर भरा, वो था मोहिनी जैन मामले के अंतर्गत आया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ उल्लेख किया गया है। मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन माना है तथा राज्यों को सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध का निर्देश दिया। जो हम लोग दिखा कहीं कैफे में जाइए या तो कहीं होटल जाइए, वहां लिखा रहे यहाँ धूम्रपान करना मना है, क्योंकि सार्वजनिक स्थल है ना। आप कहेंगे कि नहीं सिगरेट उड़ाना हमारा कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, हाँ हम कर सकते हैं ऐसा। फिर हमने बताया था उसमें युक्त युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं यहाँ पे। युक्त युक्त प्रतिबंध क्या है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। तो चला आप धुआं में उड़ाए चले जा रहे, दूसरे को दमा की भी बीमारी हो गई, तो ये अपने आप पे गलत है। इसीलिए न्यायालय ने मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ मामले में बोला कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान जो होता है वो क्या होता है, वह जो व्यक्ति कर रहा है उसके लिए तो लगता है उसको तो पता नहीं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को परेशानी होती है सार्वजनिक स्थल पर। इसलिए आर्टिकल 21 के तहत धूम्रपान को सार्वजनिक स्थल पर निषेध बनाया गया। अब है विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008 के मामले में गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण महिलाओं के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। यानी कि गर्भावस्था के दौरान क्या होता है कि आपके गर्भ में, मतलब कि महिलाओं के गर्भ में लड़की है लड़का, इसका जांच कराने से क्या होता है, इससे जांच कराने से अगर लड़की महिला मतलब जो गर्भ में जो बच्ची है या बच्चा है वो उसका लिंग जो है वो फीमेल है, तो क्या होगा, ऐसे में लोग उसे मार देते थे। तो बच्चा जो पैदा होने वाला उससे पहले उसका अधिकार छीन लिया गया, ये गलत है। साथ ही साथ अगर उसके गर्भ में, जो महिला के गर्भ में जो बच्चा है और वो जो महिला है उसके ऊपर भी उत्पीड़न होता है, उसको भी मारा जाता है, उसी प्रकार बहुत ही लैंगिक हिंसा होती है, तो वो तो महिलाओं के जीवन को एकदम खराब कर देगा ना अगर आप कहते हैं लिंग परीक्षण करा रहे हैं। तो इसीलिए विजय शर्मा बनाम भारत संघवाद 2008 में गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण महिलाओं के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब काम काज गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय पीठ का फैसला 9 मार्च 2008 को आया। इसमें कहा गया कि पर्वोच्च इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथनेसिया अर्थात सम्मान से मरने का अधिकार मौलिक अधिकार है। यानी अगर किसी को मरना होगा तो यह इच्छा मृत्यु में पैसिव यूथनेसिया दिया जाएगा, एक्टिव यूथनेसिया नहीं दिया जाएगा।
पैसिव यूथनेशिया का मतलब समझिए क्या होता है। मान लीजिए आप वेंटिलेटर पे लेटे हुए हैं और आपको लग रहा नहीं यार मुझे अपना जीवन समाप्त करना चाहिए, मतलब आप स्वयं से सोच पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, बस थोड़ा कंडीशन खराब है और उस दौरान आप कह रहे हैं नहीं यार मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मतलब कि मेरे पैर कट गए, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे मरना है, मुझे एक यूथनेसिया दे दिया जाए और मैं मर जाऊं, तो ये कहलाएगा एक्टिव यूथनेसिया। लेकिन वहीं आएगा पैसिव यूथनेशिया का तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति क्या हो गया है, उसके हाथ पैर कट गए, उसका दिमाग कोमा में चला जा चुका है, उसकी जीवन कोई ठिकाना नहीं है। हाँ क्या होगा, कब उसके हाथ पैर भी कट गए, उसकी आंखें भी खराब हो गई हैं, उसकी किडनी भी खराब है। अब वो व्यक्ति केवल मर सकता है बस, और कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति या उसके घर वाले को लगता है कि नहीं इनको अब देखने वाला कोई नहीं है, या जो तड़प रहे हैं ये, है ना, अब देखिए किडनी भी खराब, हाथ पैर भी खराब हो गए, मस्तिष्क भी खराब, अब वो इंसान तड़प रहा है। अगर उसको डॉक्टर बचा भी लेते हैं किसी तरीके तो वो कुछ कर तो पाएगा नहीं जीवन में, वो तड़पेगा ही और एक न दिन तो वो 2-3 दिन बाद खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में अगर यूथनेशिया दिया जाता है तो उसे पैसिव यूथनेशिया कहा जाता है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में पैसिव यूथनेशिया का प्रावधान देखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, विभिन्न प्रकार के जो न्यायालय आदेश है उसमें देखा गया है, ना कि एक्टिव यूथनेशिया की बात की गई है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मरने के अधिकार यानी कि पैसिव यूथनेशिया का मामला भी हमारे जो आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार में आता है। अब किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? वो आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 यानी 86 संविधान संशोधन सन 2002 के माध्यम से मिलता है। अब आएगा संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराएगी। वह कराएगी कैसे? अनुच्छेद 21 काम में कराएगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा कब लागू किया गया? वो लागू किया गया 1 अप्रैल सन 2010 को लागू किया गया। अब है आत्महत्या के अधिकार को किस वाद में निर्णय के बाद मूल अधिकार स्वीकार किया गया? वह किया गया, आप देखेंगे, पी रथी नाम बनाम भारत संघ 1994 में शामिल किया गया आत्महत्या के अधिकार को। वही पैसिव यूथनेसिया, एक्टिव नहीं। बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? वह किया गया अनुच्छेद 22 में। बंदी प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने वर्ष कितने दिनों तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? वह है 3 माह यानी 90 दिनों तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। निवारक निरोध विधियां क्या है ये देख लेते हैं। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में पारित किया गया। इसके तहत 10 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजने का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस धारा को असंवैधानिक घोषित किया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम में सीमा 1971 में पारित किया गया। इसके तहत निवारक निरोध की व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई। 1978 ईस्वी में इसे पुनः निरसित कर दिया गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारक अधिनियम कोफेपोसा 1974 में पारित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में पारित किया गया। टाडा आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधि निवारक अधिनियम 1985 में पारित किया गया। पोडा आतंकवादी निवारक अधिनियम सन 2002 में पारित किया गया। अब हम देखने जा रहे हैं कौन से अधिकार के बारे में। मूलभूत स्वतंत्रता क्या है? आर्टिकल 19 से क्या काम में क्या है वह देखेंगे। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 खा में क्या है? शांतिपूर्ण और निरारुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19 गा क्या है? संगम या संघ समिति बनाने की स्वतंत्रता। 19 घा क्या है? आप देखेंगे भारत में राज्य
में सर्वत्र आबाद संचरण की सुविधा है। यहाँ क्या है, डा क्या है वो देखेंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने की है। छा क्या है, कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता है। कौन सी स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है, वो है वाक्य स्वतंत्रता को। इसने कहा कि वाक्य और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतंत्र के संस्थाओं को नींव है, वो कहा न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा। अब है संचरण के अधिकार के कितने आयाम, वो है 3। कैसे कैसे आयाम है, देश के भीतर संचरण का अधिकार, देश के बाहर संचरण का अधिकार, देश से वापस आने का अधिकार। इस वाद के तहत ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित किया गया। वह ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार और विदेश जाने का अधिकार आता है। राज्य किन आधारों पर वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है, और लगा सकता है भारत की प्रभुता और अखंडता पर, लोक व्यवस्था पर, राज्य की सुरक्षा, न्यायालय का अवमान और मानहानि पर लगा सकता है। अब है इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सड़कों के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना अनुच्छेद 21 से 6 के तहत मूल अधिकार है, वो कहा सोहन सिंह बनाम दिल्ली नगर महापालिका कमेटी 1989 में बोला। भारतीय संविधान द्वारा एक व्यक्ति को कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया, वो किया गया सीमित मात्रा में गिरफ्तारी और निरोध का, कार्य के बाद की विधि, दोहरे संकट में और स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य होने में। दोहरे दंड का आशय क्या है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ देख ले क्या होता है। प्राण का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व या जीवित रहना नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यह है कि दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मनुष्य की वे सब दैहिक स्वतंत्रता आती हैं जो पहले से अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है। अब है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न लैंगिक असमानता प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, वह है विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। अब किस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 21 के तहत 21 की प्रमुख खंड जीवन में जानवरों के जीवन को भी सम्मिलित किया, वो था एनिमल वेलफेयर बोर्ड 2014 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किस प्रकार की गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया, तो 2 प्रकार की, सामान्य दंड विधि के अधीन और निवारक निरोध विधि के अधीन। अनुच्छेद 22, इस अनुच्छेद में 22 का संरक्षण नहीं मिला है, वह देखेंगे अन्य देशी शत्रु और निवारक निरोध की विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति का। भारतीय संविधान किस समय निवारक निरोध की व्यवस्था लागू करता है, वह करता है आपात व शांति दोनों समय में के लिए। भारत में निवारक निरोध को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का क्या उद्देश्य था, वो था देश की एकता, अखंडता, समाज विरोधी तथा रक्षा की क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रित करने का। अब है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(4) तथा 5 के अधीन निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में किया गया है, क्या किया गया, इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति 3 माह तक निरुद्ध किए जा सकते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध
आदेशों के विरुद्ध अभ्यवादन करने का अवसर दिया जाएगा। अब है निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति किन दशाओं में 3 माह से अधिक अवधि तक निरुद्ध किए जा सकते हैं। वह सलाहकार बोर्ड की राय में निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो, सलाहकारी बोर्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अध्यक्षता में गठित हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो। संविधान के कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंबित होता है। वह है अनुच्छेद 23। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कारखाने आदि में बालकों में प्रयोजन की प्रतिषेध किया गया। वह है 24 में। अब है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित किया गया। 2005 में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया। 2007 में। यदि राज्य दुर्भिक्षा के समय न्यूनतम मजदूरी से कम देता है तो संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है। अनुच्छेद 23 का। किस प्रकार के आदेश बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं। वो आते हैं देश की रक्षा के लिए सेना को अनिवार्य भर्ती और कठिन परिस्थितियों में पुलिस की सहायता करना। कौन सा श्रम बेगार की श्रेणी में नहीं आता है। वह है बंदी को कठिन कारावास के दंड में कठोर श्रम कराया जाना। किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 कितने वर्ष से कम बालकों को नियोजन का प्रतिषेध करती है। वह है 18 वर्ष से कम। अब है बालकों के नियोजन से संबंधित अधिनियम, वो देखेंगे आप कौन कौन से। बालक नियोजन अधिनियम 1938, बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986, कारखाना अधिनियम 1948, थाना अधिनियम 1953 और शिशु अधिनियम 1966 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त होता है। वो है अनुच्छेद 23। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत शामिल है क्या। दास प्रथा। बेगार और बलात्कार मनुष्य के वस्तुओं के भांति क्रय विक्रय यानी कि खरीदना बेचना। बंधुआ मजदूरी, स्त्री एवं बच्चों को अनैतिक व्यापार और देवदासी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 23 के तहत। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। वह किया गया वर्ष 1976 में। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। वो किया गया 1986 में किया गया। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता क्या क्या बोलती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये भी एक लंबा टॉपिक होगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन आप लोग इसको लगातार रिवीजन करिएगा, चीजें समझिएगा। इसमें नए बहुत से टॉपिक है जो आपको पूर्वावलोकन में नहीं मिलेंगे। वो प्रश्न, उन प्रश्नों को नोट डाउन करिएगा और रिपीट करके पढ़िएगा। चलिए वीडियो ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।